हम लोग इतिहास में पिंडारियों की बात करेंगे और साथ ही ठगी प्रथा के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस प्रकार से पिंडारियों ने मालवा क्षेत्र में आतंक फैलाया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंततः पिंडारियों का दमन किया। इसी प्रकार से अवध से लेकर हैदराबाद तक, इधर राजपूताना से लेकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में किस प्रकार से ठगों ने आतंक फैलाया था और इसलिए उस समय जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे उनको ठगों का दमन करना पड़ा था। सबसे पहले हम लोग पिंडारियों की बात करें। पिंडारी एक मराठी शब्द है। पिंडारी एक मराठी शब्द माना जाता है। पिंडारी एक मराठी शब्द है। पिंड एक मराठी शब्द है और इस पिंड का मतलब होता है आशव या खमीरा, जो कि एक प्रकार की शराब हुआ करती थी, उसको पीने वाले पिंडारी कहलाते थे। इसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, लेकिन इसमें अधिकांश जो संख्या थी वो मुस्लिमों की थी, जिनका मूल था इस उपजाई जनजाति के पश्तूनों का। तो ये लोग मराठा सेना के साथ सहायक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। एक लड़ाकू जाति थी। मराठाओं के साथ इनके संबंधों का सबसे पहला उल्लेख 1689 ईस्वी में मिलता है। 1689 ईस्वी में मराठों के साथ इनका पहला उल्लेख मिलता है। दरअसल उस समय औरंगजेब दक्षिण अभियान पर गया हुआ था। उसका पुत्र अकबर उससे विद्रोह करके शिवाजी के पुत्र, शिवाजी का निधन 1680 में हो गया था, तो शिवाजी के बाद उनके बड़े पुत्र संभाजी शासक बने थे। तो संभाजी की शरण में, संभाजी की सहायता के लिए उसका पुत्र औरंगजेब का पुत्र अकबर औरंगजेब से विद्रोह करके दक्षिण चला गया था। उसका पीछा करते हुए औरंगजेब भी दक्षिण गया। उसने 1686 में बीजापुर पर अधिकार कर लिया, फिर 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अब सिर्फ मराठे बचे थे। मराठों पर औरंगजेब का लगातार आक्रमण हो रहा था। 1689 ईस्वी में भी औरंगजेब ने मराठों पर आक्रमण किया था। उसने अपने सेनापति फिरोज जंग और उसके पुत्र निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलिज खां कहा जाता था, उसको मराठा क्षेत्र बगलाना पर आक्रमण करने के लिए इन दोनों सेनापतियों को भेजा था और इस युद्ध में मुगल सेनापति पराजित हुए थे। लेकिन अंततः मुगलों ने मराठों के जो एक सरदार थे सिरके, उनको अपनी ओर मिला लिया और सिरके की मुखबिरी के कारण जो संभाजी के जो सेनापति थे मोहिते, वो मारे गए और अंततः संभाजी और कवि कलश संगमेश्वर के किले में 1689 ईस्वी में मुकर्रब खां द्वारा बंदी बना लिए गए। तो इसी 1689 ईस्वी के युद्ध में मराठों के साथ इन पिंडारियों का उल्लेख मिलता है। पिंडारियों के एक नेता गाजीउद्दीन खां थे। उन्होंने बाजीराव प्रथम जब उत्तर भारत पर अभियान कर रहे थे, तो उस समय बाजीराव प्रथम का साथ गाजीउद्दीन ने दिया था। तो गाजीउद्दीन ने बाजीराव प्रथम के उत्तरी अभियान में उनके साथ थे। उत्तरी अभियान में बाजीराव प्रथम के साथ था गाजीउद्दीन खां। इसी प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में चिंगोदी और हुल, ये दो पिंडारी नेता पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के साथ लड़े थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों की स्थिति डावाडोल हो गई थी। इसलिए ये पिंडारी मालवा में आकर बस गए और कुछ पिंडारी सिंधिया की शरण में चले गए, कुछ निजाम की शरण में चले गए और कुछ होलकर की शरण में चले गए। तो ये अब निजाम शाही, सिंधिया शाही और होलकर शाही कहलाने लगे। उनके साथ ये लोग उनके युद्धों के अभियानों में उनका साथ देते थे। दरअसल ये जितने भी पिंडारी हैं मराठों के साथ युद्ध में भाग तो ले रहे हैं, लेकिन ये मराठों के नियमित सैनिक नहीं हैं। ये सिर्फ लूट में से एक हिस्सा प्राप्त करते थे। ये वैतनिक सैनिक नहीं है, मराठों के नियमित सैनिक नहीं है। ये सिर्फ लूट के हिस्से में से एक भाग प्राप्त करते थे। ठीक, इसीलिए मैल्कम ने कहा है कि ये मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते थे। इनकी उपमा मैल्कम ने मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते के रूप में की है। तो ये पूछा जाता है कि मैल्कम ने किसे मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपमा दी थी, तो ये पिंडारी ही हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बाजीराव प्रथम के उत्तरी अभियान में किस पिंडारी नेता ने उनका साथ दिया था, तो वो गाजीउद्दीन थे। और पानीपत के तृतीय युद्ध में किस पिंडारी नेताओं ने मराठों का साथ दिया था, तो थे चिंगोदी और होल।
अब जब तृतीय युद्ध के पश्चात मराठों की स्थिति डावाडोल हो गई तो ये मालवा क्षेत्र में बस गए। होलकर ने इन्हें एक सुनहरा झंडा प्रदान कर दिया अपनी ओर से कि ये झंडा लेके आप चल सकते हैं। ठीक। दूसरा, जो सिंधिया थे उन्होंने इन्हें नर्मदा घाटी में एक जागीर प्रदान कर दी थी। लेकिन जब मराठों की स्थिति डावाडोल हो गई और विभिन्न क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार होने लगा और जब वेल्जली की सहायक संधियों से विभिन्न जो राज्य थे उनके सेनाओं का विघटन होने लगा, तो उसमें से कुछ अपदस्थ सैनिक जो थे वो आकर पिंडारियों के साथ मिल गए और इनके लूटपाट में इनके सहयोगी हो गए। तो ये अब मराठों के क्षेत्र को भी लूटने लगे और ब्रिटिश कंपनी के जो क्षेत्र थे उसको भी लूटने लगे। अब ये इतने संगठित होकर ये कार्रवाई करते थे कि किसी भी गांव को या किसी भी राज्य को लूटे जाने के पश्चात पता लगता था कि इस गांव को या इस राज्य को लूट लिया गया। 1812 ईस्वी में इन लोगों ने मिर्ज़ापुर और शाहाबाद, जो कि ब्रिटिश कंपनी का अधीन था, उसको लूटा। 1815 ईस्वी में इन लोगों ने निजाम के क्षेत्रों को लूटा। 1816 ईस्वी में इन लोगों ने उत्तरी सरकार को लूटा। तब जाकर लॉर्ड हेस्टिंग्स इनके दमन के लिए प्रयास करने लगा। उसने निश्चय किया कि इन पिंडारियों का दमन अब कर दिया जाए। इसके लिए अब इसमें जो है जो कुछ अंग्रेज विद्वान थे, जिसमें स्मिथ थे, एडवर्ड्स थे, वो लोग इस बात को प्रचारित कर रहे थे कि ये मराठे जो हैं वो जो पिंडारी हैं वो मराठों के साथ मिले हुए हैं और मराठे पिंडारियों को शह दे रहे हैं कि वो ये लूटमार करें। जबकि वास्तविकता ये थी कि मराठे या सिंधिया खुद इन पिंडारियों से तंग आ गए थे। सिंधिया ने 1815 ईस्वी में पिंडारियों से एक संधि की थी कि ऐसा है कि मैंने जो जागीर दी है उसी से अपना भरण पोषण करो, ये लूटपाट का कार्य छोड़ दो। जो उस समय गवर्नर जनरल की परिषद के उप प्रधान थे एडमस्टन, उन्होंने ये बात मानी थी कि सिंधिया स्वयं पिंडारियों से तंग आ चुका है। ठीक। लेकिन इस बात को इसलिए प्रचारित किया जा रहा था कि मराठे और पिंडारियों में साठगांठ है, जिससे कि मराठों का भी पिंडारियों के साथ साथ मराठों का भी दमन कर दिया जाए। और पिंडारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा जो कार्रवाई की गई, वह तृतीय मराठा युद्ध की एक तरह से भूमिका ही बन गई। सिंधिया के साथ नवंबर 1817 में हेस्टिंग्स ने एक संधि किया कि आप 5000 सैनिक पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में हमें देंगे, साथ में पिंडारियों के विरुद्ध जो भी कार्य आपको सौंपा जाएगा आप उस कार्य को करेंगे। उस समय दौलत राव सिंधिया थे। साथ में ये भी कहा गया कि पिंडारियों को जो भी जागीर आपने दी है वह उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दिया जाएगा। अब इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक सेना तैयार की, क्योंकि 1814 और 1816 के बीच नेपाल से युद्ध चल रहा था कंपनी का। वह युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया और इस अभियान में दो तरफ से सेनाएं, उत्तर की तरफ से जो सेना थी उसका कमान स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लिया और दक्षिण की तरफ से जो सेना पिंडारियों को घेरने थी, जिस सेना को घेरना था, उसका कमान टॉमस हिस्लोप के अधीन था। तो दो सेनाएं दोनों ओर से पिंडारियों को घेरी, उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से। 1,13,000 सैनिक इस अभियान में ब्रिटिश कंपनी ने प्रयोग किया और साथ में 300 तोपों का प्रयोग हुआ था। तो इस अभियान में उत्तर की तरफ उत्तरी सेना का नेतृत्व स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा था, गवर्नर जनरल स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा था। उत्तरी सेना लॉर्ड हेस्टिंग्स और दक्षिणी सेना की कमान टॉमस हिस्लोप कर रहा था। ठीक। बीच में पिंडारी घिर गए और अंततः पिंडारियों का दमन हुआ। पिंडारियों के जो नेता थे, सिंधिया के अधीन जो पिंडारी थे, जिसे सिंधिया ने नर्मदा घाटी में एक जागीर दी हुई थी, उसमें करीम खां थे, बाशिल मोहम्मद थे, चीतू था। ऐसे ही जो होलकर के अधीन जो सैनिक थे उसमें कादिर खां था, शेख दुल्ला था। ठीक। तो इन पिंडारियों को जब दोनों ओर से घेरा गया तो इसमें से कुछ बहुत ढेर सारे पिंडारी मारे गए, कुछ भाग गए, चंबल के पार उन्हें खदेड़ दिया गया और कुछ पिंडारी आत्मसमर्पण कर दिए। जैसे कि करीम खां ने मेलकम को आत्मसमर्पण किया और उसे जो है गोरखपुर में एक गणेशपुर की जागीर दे दी गई। तो करीम खां, पिंडारी नेता जो करीम खां था, करीम खां ने मेलकम को आत्मसमर्पण किया। करीम खां ने मेलकम को आत्मसमर्पण किया। पूछा जाता है बार बार कि कौन नेता थे
और किसका क्या हुआ, पिंडारियों नेता का। तो करीम खान ने मेलकम को समर्पण किया, मेलकम को आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण किया, और इसे गोरखपुर में गणेशपुर की जागीर दे दी गई। करीम खान ने मेलकम को आत्मसमर्पण किया और इसे गोरखपुर में जागीर दे दी गई। वासिल मोहम्मद जो थे, यह सिंधिया को आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और सिंधिया ने क्या किया कि सिंधिया ने इसे अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने इसे क्या किया कि गाजीपुर के जेल में बंद कर दिया। और इसी गाजीपुर के जेल में वासिल मोहम्मद ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। गाजीपुर के जेल में वासिल मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली। और जो चीतू यह जो है असीरगढ़ के जंगलों में भाग गया, असीरगढ़ के जंगल में भाग गया, और वहाँ एक शेर ने इसको मार दिया, चीतू को एक शेर ने वहाँ मार दिया। एक और भी शक्तिशाली होलकर के अधीन या होलकर के जो नेतृत्व में एक पिंडारी नेता कार्य कर रहा था जिसका नाम था अमीर खां, बहुत ही शक्तिशाली था अमीर खां। अब अमीर खां के साथ क्या हुआ, अमीर खां होलकर के साथ था और होलकर ने उसे सिरोंज की जागीर दी थी। अमीर खां को होलकर ने सिरोंज की जागीर दी थी। होलकर क्या किया था, एक सुनहला झंडा पिंडारियों को दिया था। तो अमीर खां को होलकर ने सिरोंज की जागीर दी थी। और जब जयपुर और मेवाड़ के बीच गंगोली का युद्ध हुआ था 1806 में, उस युद्ध में अमीर खां ने जयपुर का साथ दिया था। उसमें मेवाड़ पराजित हुआ था, और मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उनकी जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, वह अमीर खां के अत्याचार से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यह राजपूताने में आतंक फैलाया था। अंत में सिरोंज की इसे जागीर दी गई थी। ये इसने टोंक पर भी अधिकार कर लिया था। जब ब्रिटिश सेना से चारों ओर से घेर गया तब इसे आत्मसमर्पण करना पड़ा, और ब्रिटिश कंपनी ने इसे टोंक की जागीर दे दी, जो कि राजपूताना के पूरब में था। टोंक की जागीर अमीर खां को दे दी गई। अमीर खां को टोंक की जागीर कंपनी द्वारा दे दी गई। होलकर द्वारा सिरोंज की जागीर दी गई थी, और इसने आगे चलकर टोंक पर भी अधिकार कर लिया था। राजपूताने में आतंक का एक पर्याय था, और राजपूताने में ये पहली मुस्लिम रियासत थी। राजपूताने की यह टोंक पहली मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत राजपूताने की टोंक थी। तो इस प्रकार पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों के नेताओं के विषय में पूछा जाता है बार बार कि करीम खां को कहाँ की जागीर दी गई, चीतू का क्या हुआ, वासिल मोहम्मद का क्या हुआ। इसी प्रकार करीम खां का एक पुत्र था, भतीजा था, करीम खां का भतीजा था नमदार खां, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और करीम खां का भतीजा था नामदार खां, इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। इसे भोपाल में एक छोटी सी जागीर कंपनी द्वारा दे दी गई। भोपाल में इसे एक छोटी सी जागीर नामदार खां को कंपनी द्वारा दे दी गई थी। तो इस प्रकार पिंडारियों का लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दमन कर दिया। स्वयं उसने उत्तरी कमान संभाली और दक्षिण की कमान थॉमस हिस्लोप द्वारा संभाली गई थी। अब जो ठग हैं वो ठग कौन थे? ठगी प्रथा का दमन वेंटिक के काल में किया गया था 1830 में। ठगी प्रथा का दमन 1830 में इसका दमन किया गया। 1830 में वेंटिक द्वारा ठीक, वेंटिक ने स्लीमन को भेजा था इनके दमन के लिए। स्लीमन ने ठगों का दमन किया था। अब ठग थे कौन? दरअसल ठगों का विस्तार जो है
अवध से लेकर हैदराबाद तक था और राजपूताना से लेकर बुंदेलखंड तक था। ये लोग, इसमें दोनों जाति के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, परंतु ये जो है ये दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। ठग का सामान्य जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी से धन ऐंठ लेना, ठीक। लेकिन यहाँ ठगों का जो मतलब है, यहाँ ठगों का मतलब है हत्यारों से। ये जो ठग है ये हत्या करते हैं, हत्यारों से राजनी करते थे, हत्या, और उनको जो राही जाते थे उनकी राजनी करते थे, उनके सामान लूटते थे और उनकी हत्या कर देते थे। ये बहुत ही संगठित थे। एक एक दल में 400-400 लोग, अधिकतम संख्या 400-500 लोगों की इस ग्रुप में होती थी। कई ग्रुप में ये लोग बंटे हुए थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अधिकांश जो है ये दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे। ये मानते थे कि हमारा जो है, हमारी नीयत में यही कार्य, हमारे भाग्य में यही कार्य लिखा है कि लोगों को मारना और उनको, उनके शिष्य को दुर्गा और भवानी को चढ़ाना। तो ये लोग मारते थे। मारने के समय में, संदर्भ में कुछ लोग, ये जो इनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, फांसीगर। फांसीगर शब्द का भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लोग एक रूमाल से गर्दन में फंदा लगाते थे और उससे राहियों को मारते थे। तो कुछ लोग फंदा लगाने में एक्सपर्ट थे, कुछ लोग मुखबिरी करने में एक्सपर्ट थे, कुछ लोग उनको तुरंत दफनाने में एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये अपने जो लोग इस दल में शामिल होते थे उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता था। कोई भी ऐसा मामला नहीं मिला था कि जिसमें इनका कोई भेद ब्रिटिश कंपनी को मिला हो। इतनी सफाई से ये लोग कार्य करते थे। अंततः बेंटिक ने स्लीमन को, इन ठगों को दमन के लिए नियुक्त किया और स्लीमन ने 1830 में इन ठगों का दमन कर दिया। ढेर सारे ठगों को फांसी दी गई, ढेर सारे मारे गए, कुछ भाग गए। तो इस प्रकार पिंडारियों और ठगों का दमन कर दिया, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में आतंक के पर्याय बने थे। ठीक।